गुड आफ्टरनून। आज हम देखेंगे कला के सिद्धांत। कला जीवन के उत्कर्ष एवं आनंद की अभिव्यक्ति करती है। कला के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की छुपी हुई भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करता है। कला चाहे कोई भी हो, चित्रकला, मूर्तिकला, वस्त्रकला, हस्तशिल्प कला, गृह निर्माण कला, गृह सज्जा कला, उन्हें सुंदर, आकर्षक, मोहक एवं अलौकिक बनाने के लिए हमें कला के सिद्धांतों का उपयोग करना पड़ता है। कला के सिद्धांत निम्न प्रकार से हैं। फर्स्ट इज अनुपात। अनुपात यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसे संबंधों का नियम भी कहते हैं, क्योंकि कला के तत्वों के अंतर्गत जैसे कि आकार, आकृति, रंग, बनावट, प्रकाश एवं नमूने ये आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और गृह सज्जा में इसका तात्पर्य होता है कमरे की विभिन्न वस्तुओं तथा उनके उचित आकार से। यानी कि गृह सज्जा में हम जिन जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं उन विभिन्न वस्तुओं का आकार उनसे संबंधित होता है। गृह सज्जा करते समय रेखा, आकार, स्थान, रंग, प्रकाश तथा बनावट में अनुपात होना चाहिए, तभी वो जो भी चीज़ें होंगी वो सुंदर और आकर्षक दिखेगी। इसका एक नॉर्मल हम उदाहरण देख लेते हैं। यदि कमरा छोटा है तो उससे भारी और बड़े आकार की चीज़ें उसके अंदर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। जैसे अगर हम बड़े बड़े सोफ़ा सेट रख देंगे, ऊंचा पलंग रख देंगे, बड़ी अलमारी या बड़ी बड़ी चीज़ें अगर हम छोटे कमरे के अंदर रखेंगे तो जगह भी घिर जाएगी और देखने में बिल्कुल भी अनुपात नहीं होगा, बिल्कुल भी सुंदर नजर नहीं आएगा। तो छोटे कमरे में छोटी चीज़ें ही शोभा देती है, क्योंकि उन कक्ष के उस कमरे के अनुपात में वस्तुओं का आकार और अनुपात होना चाहिए। सेकेंड है संतुलन। संतुलन भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। आंतरिक सज्जा में संतुलन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ये संतुलन भाव को जागृत करता है। सृष्टि की प्रत्येक रचना एवं क्रियाकल्प में संतुलन दिखाई पड़ता है। गृह सज्जा को सुंदर, आकर्षक, मोहक एवं आनंददायी बनाने के लिए वस्तुओं के रंग, रूप, आकार, रचना, बनावट आदि में संतुलन बहुत ही आवश्यक है। ये कला का आधारभूत सिद्धांत है। इसके कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा भी दी है। जैसे हम देख लेते हैं, क्रेग एवं रश ने बताया है कि संतुलन डिजाइन का वह सिद्धांत है जो शांति एवं संतोष का भाव देता है। इसके लिए हम उसका उदाहरण देख लेते हैं कि आकर्षक गृह सज्जा के लिए फर्नीचर, दरी, कालीन, कुशन कवर, बेडशीट, फूलदान आदि के रंग, रूप, आकार, भार, माप, बनावट, दूरी, अनुपात, प्रकाश आदि में संतुलन रखना आवश्यक है। जैसे कि कमरे के अंदर एक वस्तु तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन उसके पास में अगर कोई अनाकर्षक या सौंदर्यहीन अगर हम वस्तु रख दी जाए तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है। तो कोई भी कलाकार कलात्मक वस्तु के निर्माण में रंग, रूप, आकार, बनावट, रेखा सभी में संतुलन रखना पड़ता है। संतुलन रखने से ही वह देखने में सुंदर भी लगेगी और कमरे का जो सुंदरता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। थर्ड है लय। गृह सज्जा में प्रयुक्त की गई सिद्धांतों में ये भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसका संबंध एक सुसंगठित, निरंतर एवं नियमित रूप से बढ़ने वाली गति से होता है। गृह सज्जा में हमारी आंखें सजावट के प्रत्येक भाग में घूमती है। सज्जा में प्रयुक्त की गई वस्तु के रंग, रूप, आकार, रेखा, बनावट, आकृति के मेल जब सही अनुपात एवं संतुलन होते हैं तब लय उत्पन्न होता है। सामान्य अर्थों में हम लय से ये समझ सकते हैं कि रेखाओं, आकार, आकृति एवं रंगों की आवर्ती से निर्मित उस मार्ग से जिस पर हमारी आंखें स्वतः ही यात्रा करने लग जाती है। क्रेग एवं रश ने जो विद्वान है उन्होंने बताया है कि लय डिजाइन का वह सिद्धांत है जो परस्पर संबंधित गतियों को बताता है। यानी कि अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारी आंखें निरंतर उसको चलती जाती है। अपन जैसे देखते हैं तो अपनी निगाहों को अपन यूँ घुमाते हैं पूरे कमरे में, तो एक लय उत्पन्न होता है कि आप कंटिन्यू उस चीज़ को देखते हो, वो बीच में टूटता नहीं है। इस लय की पूर्ण गति को प्राप्त करने के मुख्यतः 5 तरीके होते हैं। पहला है आकार की पुनरावृत्ति करना। पुनरावृत्ति मतलब करना मतलब एक ही आकार की चीज़ की हम बार बार उसको दिखाते हैं, है ना। जैसे कि सेम आकार के कुशन कवर हम कंटिन्यू रखते हैं, हम उसको देखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे तो 5 कुशन कवर एक साथ दिखाई पड़ेंगे। तो उसमें क्या होगा कि आकार जो है उस व्यक्ति का आकार सेम होगा, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति होगी, यानी कि उसकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। सेकंड है आकार में नियमानुसार वृद्धि करना। आकार में नियमानुसार वृद्धि करने का मतलब होता है कि हम उसके आकार को कम या बढ़ा सकते हैं। उससे क्या उतार चढ़ाव के द्वारा एक लय उत्पन्न होता है। जिसका सबसे आसान उदाहरण यही है कि हम कमरे के अंदर तितलियों का सेट लगाते हैं। एक 5 या 6 तितलियों का सेट आता है। सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो ये क्या हुआ, आकार में हमने नियमानुसार वृद्धि करी है, तो देखने में सुंदर भी लगती है।
थर्ड है रेखाओं की सरल संयुक्त एवं निरंतर गति द्वारा। अविराम रेखा गतिशील होती है, निरंतर व अनवरता का भाव उत्पन्न करती है। इसके प्रयोग से एक लय एवं गति उत्पन्न होती है, जैसे कि मेजपोश, कुशन कवर, बेड कवर आदि में गोल्ड डिजाइन इन्हें आकर्षक एवं मनोहरी रूप प्रदान करता है। तो हम उसमें जो नमूने होते हैं उनको भी हम रेखाओं की जो सरल संयुक्त या निरंतर गति द्वारा भी हम उसकी सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। रेखाओं तथा नमूनों का स्थानांतरण। रेखाओं व नमूने के स्थानांतरण से भी एक प्रकार का लय उत्पन्न होता है, जो दृष्टि को निर्बाध गति प्रदान करता है। आंखें स्वतः ही उसे देखने लग जाती है, वह सुख का अनुभव करती है, जैसे कि वक्र रेखाएं, आड़ी रेखाएं, खड़ी रेखाएं ये जोड़ती हैं। सीधी रेखाओं से बनी नमूने की अपेक्षा अधिक खूबसूरत एवं मनमोहक लगती है। यानी कि इस सब तरह की जो रेखाओं के आकार में हम परिवर्तन कर देते हैं। वक्र रेखाएं, आड़ी और खड़ी रेखाएं जो होती हैं वो देखने में सुंदर लगती है, जैसे कि घर में मेहराबदार दरवाजे, खिड़कियां चौकोर खिड़कियां दरवाजों से अधिक सुंदर लगती है, और इससे क्या होता है, भवन और कक्ष की भव्यता भी बढ़ जाती है। फिफ्थ है रेखाओं की विपक्षता। जब खड़ी लंबवत रेखाएं तथा समतल आड़ी रेखाएं समकोण पर आकर मिलती है, तब एक प्रकार की लय की उत्पत्ति होती है, जो कि रेखाओं की विषमता को रोकने के कारण होती है। गृह निर्माण में वर्गाकार, आयताकार फर्नीचर, पर्दों के लटकाव की रेखाएं, मुंडेर आदि में रेखाओं की विपक्षता द्वारा सुंदरता व आकर्षण उत्पन्न किया जा सकता है। इस तरह से हम लय उत्पन्न कर सकते हैं। फोर्थ है अनुरूपता। कला के सिद्धांतों में अनुरूपता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इसे एकता का सिद्धांत या एक रूपता का सिद्धांत भी कहते हैं। कलात्मक वस्तुओं के निर्माण एवं सज्जा में इसका अमूल्य योगदान होता है। अनुरूपता का मतलब ही होता है एकता का भाव उत्पन्न करना। इससे वस्तुओं एवं भावों या विचारों में एकता का भाव उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें समान वस्तुओं के चयन और व्यवस्था में सहायता मिलती है। गृह सज्जा में जब सभी वस्तुओं को समूह में व्यवस्थित करके रखा जाता है, तो सभी आपस में एक दूसरे से परस्पर मिले हुए संबंधित रखती है। इससे समानता का भाव दिखाई पड़ता है। इसका हम एक उदाहरण देख लेते हैं कि एक कलाकार एक अत्यंत साधारण सा पत्थर को उठाकर उसकी गड़ाई करके उसे सुंदर मूर्ति बना देता है। इसके रंग, रूप, बनावट, आकार सभी में समानता होती है, संतुलन होता है, अनुपात होता है, और निर्जीव पत्थर की वस्तु भी एकदम जीवित दिखाई पड़ती है। ऐसा लगता है कि उसमें जान आ गई है। गृह सज्जा करते समय यदि अनुरूपता पर ध्यान न दिया जाए तो साज आकर्षक नहीं लगेगी, भले ही उसमें कितने ही आकर्षक वस्तु आपने लगा दी हो। एक छोटे से कमरे में एक बड़ा भारी सोफा सेट, एक बड़ी अलमारी जरा भी शोभा नहीं देती। लेकिन कक्ष एवं सोफा सेट के आकार में अनुरूपता नहीं है। कक्ष का आकार छोटा है तो सोफा सेट बड़ा, तो इसमें क्या हुआ, बिल्कुल भी अनुरूपता नहीं है। तो अनुरूपता का ध्यान में रखते हुए ही हम घर को सुंदर बना सकते हैं। इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं कि जैसे एक आम के वृक्ष का ध्यान से अवलोकन करें। इसकी जड़, तना, पत्तियां, टहनियाँ, फूल, फल सभी कुछ में अनुरूपता है। पौधे के सभी भाग आपस में मिलकर एकता का भाव प्रकट करता है। तो गृह सज्जा में भी सज्जा के सभी भाग तथा सज्जा की जो शैली, आकार, रंग, बनावट, आकृति सभी एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए, तभी सज्जा में एकता का भाव दिखाई पड़ता है। इसके लिए अनुरूपता के भी कुछ तत्व हैं, जैसे कि रेखा एवं रूप में अनुरूपता, आकार में अनुरूपता, बनावट में अनुरूपता, रंग में अनुरूपता और विचारों में अनुरूपता। इन सबको ध्यान में रखते हुए भी हम उसके अनुरूपता का भाव उत्पन्न कर सकते हैं। फिर है दबाव और बल। फिफ्थ टॉपिक है पांचवा सिद्धांत है दबाव एवं बल। कला के सिद्धांतों में बल अथवा दबाव का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अभाव में सुंदर से सुंदर सजावट भी में जिसमें संतुलन, अनुपात, अनुरूपता तथा लय का पूर्ण ध्यान रखा गया और व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता तथा सज्जा अधूरी रह जाती है। इसका कारण सज्जा आकर्षक, मोहक एवं अलौकिक नहीं दिखती है। वस्तु में आकर्षण बिंदु का अभाव होना, आकर्षण बिंदु अथवा बल के अभाव में व्यक्ति का ध्यान उस ओर आकर्षित नहीं होता है। इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो दबाव कला का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार गृह सज्जा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तुओं को केंद्र में रखकर उसके आसपास कम महत्वपूर्ण वस्तुओं को रखकर सज्जा की जाती है, ताकि वो जो केंद्र की वस्तु है वही आकर्षण का केंद्र रहे और देखने वालों का ध्यान जो है ऑटोमेटिक यानी कि स्वतः ही उसकी ओर चला जाए। स्टेला सुंदरराज जो विद्वान है उन्होंने इसकी परिभाषा दी है। बल का अर्थ है रुचि का एक विशेष केंद्र रखना तथा अन्य वस्तुओं को उसके अधीनस्थ बनाना। रट ने भी इसकी एक परिभाषा दी है। बल एक सिद्धांत है जो विचारों, स्वरूपों तथा रंगों के किसी भी सजावट संयोजन में ध्यान किसी विशिष्ट बिंदु पर एकत्रित करता है। यानी कि
मेन एक ऐसी चीज़ होती है जो कि सबसे ज़्यादा आकर्षक है और उसी का ध्यान, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए हम उसको सेंटर मान लेते हैं, सेंटर पॉइंट मान लेते हैं, और उसके आसपास की जो चीज़ें हैं वो उससे कम आकर्षक होती है। तो देखने वालों का ध्यान कहाँ जाएगा? सबसे पहले उस आकर्षक वस्तु पर जाएगा। तो उस घर की सज्जा के अंदर क्या हुआ, वो जो वस्तु होगी वो दबाव, बल, यानी कि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा जिसके ऊपर सबका ध्यान जाएगा। तो ये कहलाता है दबाव या बल। कमरे के आकार, उपयोगिता, प्रकाश, फर्नीचर, जलवायु, मौसम आदि को ध्यान में रखकर भी आकर्षण बिंदु को बदलते रहना चाहिए ताकि सज्जा में नवीनता और रोचकता बनी रहे। इसमें सजावट में बल को प्रधानता देने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है कि दबाव किस वस्तु पर डाला जाए, दबाव किस तरह से डाला जाए, दबाव कितना डाला जाए, दबाव कहाँ पर डाला जाए। तो गृह सज्जा करते समय इन 5 सिद्धांतों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो गृह की जो सज्जा होगी वो बहुत ही सुंदर, अलौकिक होगी और देखने वालों को भी उसमें बहुत ही आनंद आएगा। धन्यवाद।